एक ऐसे साम्राज्य के बारे में सोचिए जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैनिक ताकतों में से एक था। लेकिन उसका अंत इतना नाटकीय और इतनी तेजी से हुआ कि देखने वाले हैरान रह गए। तो चलिए आज हम मुगल साम्राज्य के पतन की इस कहानी को परत दर परत समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एक महान साम्राज्य के खंडहरों पर भारत में एक नई शक्ति ने अपनी जगह बनाई। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा 200 साल से भी ज्यादा पुराना साम्राज्य आखिर ढह कैसे जाता है। देखिए, सच तो यह है कि कोई भी विशाल साम्राज्य एक दिन में खत्म नहीं होता। इसकी जड़ें अक्सर कई साल बल्कि कई दशकों पहले से ही कमजोर होने लगती हैं। मुगलों के मामले में ये पतन किसी एक घटना का नतीजा नहीं था। ये एक धीमी सड़न की तरह था जो साम्राज्य को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। खजाना खाली हो रहा था और तख्त के दावेदार आपस में ही लड़ रहे थे। लेकिन इस धीमी सड़न का जो अंत हुआ वो एक जबरदस्त धमाके के साथ हुआ। सिर्फ 57 दिन, बस 57 दिनों की उथल पुथल ने इस विशाल साम्राज्य की कमर हमेशा के लिए तोड़ दी और भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये धीमी सड़न, ये कमजोरी आई कहां से? इसके लिए हमें 18वीं सदी की शुरुआत में जाना होगा। ये वो वक्त था जब मुगल साम्राज्य नक्शे पर तो बहुत बड़ा दिखता था, पर असल में उसकी नींव हिल चुकी थी। औरंगजेब का शासनकाल बहुत लंबा था, करीब 50 साल, और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने साम्राज्य को बहुत फैलाया। लेकिन उनके लगातार युद्धों ने, खासकर दक्कन की लंबी और खर्चीली लड़ाइयों ने शाही खजाने को कह सकते हैं कि लगभग निचोड़ कर रख दिया था और साम्राज्य के अंदर बगावत के बीज बो दिए थे। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, कितना जबरदस्त कंट्रास्ट है ना? एक तरफ औरंगजेब का लगभग आधी सदी का शासन और दूसरी तरफ उनके जाने के बाद का हाल। बादशाह आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई 1 साल, कोई कुछ महीने। ये साफ दिखाता है कि दिल्ली का तख्त कितना अस्थिर हो चुका था। सत्ता के लिए खूनी लड़ाइयां आम हो गई थीं और कोई भी शासक अपनी पकड़ मजबूत ही नहीं कर पा रहा था। और इसी बात को इतिहासकार सिडनी ओविन ने बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि बहादुर शाह प्रथम के बाद मानो अच्छे और काबिल शासकों का दौर ही खत्म हो गया। इसके बाद जो आए वो कमजोर थे, ऐशो आराम में डूबे रहते थे और साम्राज्य को संभालने के काबिल ही नहीं थे। और जब घर कमजोर हो तो बाहरी तूफानों का खतरा बढ़ ही जाता है। और मुगल साम्राज्य के लिए ये तूफान आया उत्तर पश्चिम से, फारस के बादशाह नादिर शाह की शक्ल में। नादिर शाह कोई छोटा मोटा शासक नहीं था, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी और सच कहें तो बेरहम था। उसने देखा कि मुगल साम्राज्य अंदर से खोखला हो चुका है और ये एक आसान शिकार है। करनाल में जो लड़ाई हुई उसमें मुगल सेना की हार शर्मनाक थी। बादशाह मोहम्मद शाह को कैदी बना लिया गया और फिर दिल्ली में जो कत्लेआम और लूट मची वो भारत के इतिहास का एक बहुत ही काला पन्ना है। नादिर शाह ने दिल्ली को इतनी बेरहमी से लूटा जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। एक अनुमान के मुताबिक शाही खजाने और दिल्ली के अमीरों से करीब 70 करोड़ रुपए की दौलत लूटी गई। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। आज के हिसाब से तो ये हजारों करोड़ में होगी। इस एक लूट ने मुगल साम्राज्य की आर्थिक कमर ऐसी तोड़ी कि वो फिर कभी सीधी नहीं हो पाई। और ये सिर्फ पैसों की लूट नहीं थी। नादिर शाह अपने साथ वो चीजें भी ले गया जो मुगल शान और इज्जत का प्रतीक थीं। शाहजहां का बनाया हुआ वो मशहूर मयूर सिंहासन, और हाँ, दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर। तो ये सिर्फ एक डकैती नहीं थी, ये मुगलों की इज्जत पर एक सीधा हमला था। और यहीं पर इस पूरी घटना का सबसे अहम पहलू सामने आता है। जैसा कि इतिहासकार जॉन विल्सन कहते हैं, उन 57 दिनों ने दरअसल भारत में एक पावर वैक्यूम यानी सत्ता का एक खालीपन पैदा कर दिया। और इसी खालीपन ने ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी ताकतों के लिए दरवाजे खोल दिए। तो नादिर शाह तो चला गया, लेकिन अपने पीछे एक तबाह हुआ साम्राज्य छोड़ गया। अब सवाल यह था कि इसके बाद क्या हुआ? क्या मुगल फिर से अपनी ताकत हासिल कर पाए? जवाब है बिल्कुल नहीं। नादिर शाह के हमले के बाद मुगल बादशाह की हैसियत दिल्ली के लाल किले तक ही सिमट कर रह गई थी। उसकी कोई इज्जत नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी। और जब सबको पता चल गया कि दिल्ली का बादशाह कमजोर है तो अहमद शाह अब्दाली जैसे दूसरे हमलावरों की भी हिम्मत बढ़ गई। और फिर शुरू हुआ हमलों का एक नया सिलसिला, जिसका एक बड़ा नतीजा था 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। हम बार बार पानीपत का जिक्र सुनते हैं, 1526, 1556, फिर 1761। आखिर इस एक ही जगह पर इतनी बड़ी बड़ी इतिहास बदलने वाली लड़ाइयां क्यों लड़ी गईं? देखिए, इसके पीछे कई वजहें थीं।
पहली, ये दिल्ली के बहुत पास था, मतलब राजधानी से फौज और सामान भेजना आसान था। दूसरा, यहाँ की जमीन एकदम सपाट है, जो उस जमाने की घुड़सवार सेनाओं के लिए बेस्ट थी। और ऊपर से ये मशहूर ग्रैंड ट्रंक रोड पर भी पड़ता था। इन सब कारणों ने पानीपत को उत्तर भारत की किस्मत का फैसला करने वाला मैदान बना दिया था। तो जब दिल्ली में बैठा बादशाह कमजोर हो गया, तो इसका नतीजा क्या होना था? पूरे देश में जो सूबेदार थे, जो स्थानीय सरदार थे, उन्होंने सोचा कि यही मौका है और सबने अपनी अपनी छोटी बड़ी रियासतें बनानी शुरू कर दी। 18वीं सदी के भारत का नक्शा देखें तो बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन इसे समझने का एक आसान तरीका है। जो नए राज्य बने उन्हें हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहले, उत्तराधिकारी राज्य। ये वो थे जो पहले मुगल सूबे थे, जैसे अवध और बंगाल, पर अब सिर्फ नाम के लिए ही मुगलों के अधीन थे। दूसरे, स्वतंत्र राज्य, जिन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। और तीसरे, नए राज्य, जैसे मराठा और सिख, जो मुगलों के खिलाफ बगावत करके बने थे। जैसे हैदराबाद में निज़ामुल मुल्क या बंगाल में मुर्शिद कुली खान, ये सब पहले मुगल गवर्नर थे, पर अब अपने अपने इलाकों के लगभग आज़ाद बादशाह बन बैठे थे। और इनके अलावा मराठे, सिख और दक्षिण में हैदर अली का मैसूर, ये सब भी बड़ी ताकतें बनकर उभर रहे थे। तो अब सीन कुछ ऐसा था कि भारत कई छोटे बड़े राज्यों में बंट चुका था, और इसी बटे हुए माहौल ने एक नई बाहरी ताकत के लिए स्टेज तैयार कर दिया। अब ये जो नए भारतीय राज्य थे, इनमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी। ये ताकतवर तो थे, लेकिन ये सब आपस में ही लड़ते रहते थे। इन्होंने अपनी फौज को मॉडर्न बनाने पर, नई तकनीक अपनाने पर ध्यान ही नहीं दिया। सच तो ये है कि ये सब मिलकर मुगल साम्राज्य को तोड़ने में तो कामयाब हो गए, पर उनमें से कोई भी इतना ताकतवर नहीं था कि उसकी जगह ले सके और पूरे भारत को एक कर सके। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ थे भारतीय राज्य जो आपस में ही बटे हुए थे, पुरानी सोच और पुरानी तकनीक से लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उनके पास एक सेंट्रलाइज्ड कमांड था, उनके लक्ष्य बिल्कुल साफ थे, और सबसे बड़ी बात, उनके पास बेहतर हथियार और बेहतर मिलिट्री ट्रेनिंग थी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अंग्रेजों ने किसी मजबूत, एकजुट भारत को नहीं हराया था। सच तो ये है कि जब तक अंग्रेज यहां एक बड़ी ताकत बने, मुगल साम्राज्य की इमारत ढह चुकी थी। उन्होंने तो बस उस खालीपन को भरा जिसे कोई भी भारतीय ताकत भर नहीं पा रही थी। और ये हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। 18वीं सदी के भारत को अगर हम देखें, जहां कोई एक ताकत नहीं थी जो सबको एक कर सके, तो क्या ये तय था कि कोई बाहरी ताकत आएगी और इस खालीपन को भरेगी? क्या भारत पर किसी विदेशी शक्ति का कब्जा होना अवश्यंभावी था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।